हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSJD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो नाउ जस्ट ओनली 5 days आर लेफ्ट इन एग्जामिनेशन। इट्स हाई टाइम कि आप सब लोग अपनी सेल्फ स्टडी में बिजी होंगे पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करें। क्योंकि जनरली होता क्या है, हमको आता सब कुछ है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मार्क्स हमको प्रेजेंटेशन पे मिलने वाले हैं। जो चीज़ हम जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उस तरीके से हमको मार्क्स मिलेंगे। तो जो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत सारी गलती कर आते हैं एग्जाम में और इसी वजह से उनके मार्क्स कटते भी हैं। ऑल्दो हमको ऐसा लगता है कि हम एग्जाम में सब कुछ सही लिख कर आए हैं, फिर भी हमारे मार्क्स काट दिए गए और इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ गलत किया। ऐसा कुछ नहीं होता, इंस्टीट्यूट आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करने वाला। इंस्टीट्यूट आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो आपको अगर आपने अच्छी तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है तो वो आपको मार्क्स देगा भी। और अभी मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट आपको ऐसा नहीं है, जब आप आंसर प्रेजेंट करके आते हो उसी तरीके से तो आपको मार्क्स मिलते हैं। बट मैं अभी सबसे पहले आपको कुछ अराउंड 10 to 12 टिप्स देने जा रहा हूं जो आप एग्जामिनेशन में कुछ गलतियां मैं बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है और कुछ एडवांटेजेस पॉइंट पे दिखाऊंगा जो आपको एटलीस्ट एग्जाम में अडॉप्ट करना है। तो इन टिप्स पे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिएगा और पहले टिप से लेकर आखिरी टिप तक जरूर से इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके कि आप जो चीज कर आ रहे हो वो सही है या गलत। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स की लिस्ट बनाई हुई है और आपको मैं सबसे पहली टिप बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। कहते हैं हमारे जनरली आपको पता है कि जब हम लोग आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो CS के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं इन टोटलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं। लाइक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जनरली जो 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पहला पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, 4 क्वेश्चन है। अब बच्चा सबसे पहले तो सर यही पूछता है कि सर ये बताइए कि क्या हमको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सीरीज में ही हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? तो आंसर इज नो। ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करो देन क्वेश्चन नंबर 2 ही करो। आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी करिए और स्टडी करने के बाद अपना बेस्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट टाइप होता है ना, तो आप अपना बेस्ट क्वेश्चन पिक करिए कि हाँ ये क्वेश्चन या मेरे को अच्छी तरीके से आता है और मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मान लीजिए 5 पार्ट है ABCDE, तो बच्चे इन पांचों को सीरीज में ही रखिएगा, इनकी सीरीज ना ऊपर नीचे होने दीजिएगा। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 पसंद आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 4 करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पसंद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हैं 3 क्वेश्चन, तो उन जो 4 और 3 क्वेश्चंस की सीरीज है ना, उसको ना बिगड़ने दीजिएगा, उसको सीरीज में ही रखिएगा। पहली चीज तो इस चीज का तो आंसर आपको मिल गया कि सर क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को सीरीज में करना है? नहीं करना। जो भी क्वेश्चन पिकअप करोगे उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको सीरीज में करना है। ठीक है। सेकंड नंबर थिंग इज कि जब आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पहला पोर्शन किया, पहला क्वेश्चन कर लिया, जहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो, पेज अगर बच रहा हो तो छोड़ दीजिए। जो एक क्वेश्चन होगा उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। जैसे मैं आपको लाइए दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये देखिए, मैंने ना कुछ आंसर शीट्स में से कुछ पेजेस पिकअप किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट तो पूरा पेज भर गया। जैसे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और D पार्ट है क्वेश्चन का, और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसको एंड कर दिया गया। तो रिमेनिंग जो पेज बच गया उसको छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक छोड़िए। इसमें आपको अगला क्वेश्चन E नहीं स्टार्ट करना है, आप इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़िए, फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे हम लोग एग्जाम में ना जनरली बच्चा क्या करता है, जब बच्चे को आंसर शीट मिलती है ना, तो आंसर शीट में सबसे पहले वो साइड में यहाँ लाइनें खींचने स्टार्ट कर देता है। हर पेज में यहाँ पे लाइन खींचता है। बच्चे इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रहा आप लाइन ना खींचो, लाइन खींचो। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें ना खींचो बच्चे, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ये अच्छा खासा मार्जिन लेके चल रहे हो आप। पहले ऑलरेडी यहाँ पे इतना बड़ा मार्जिन है, फिर आपने यहाँ पे भी ये मार्जिन ले लिया। बच्चे आप कोई लीगल पेपर कोर्ट में थोड़ा ना फाइल करने जा रहे हो, आंसर लिखने जा रहे हो। इतने से में आंसर कैसे लिखोगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो फिर भी आप मैनेज कर पाओगे, बड़ी राइटिंग है, जैसे इस बच्चे की राइटिंग देखिए आप,
मैं बच्चे का नाम नहीं बता रहा आपको, किसी भी बच्चे का नाम नहीं बता रहा, बस मैं गलतियां बता रहा हूँ और ऑलरेडी इस बच्चे को मैं अपनी किसी गलती बता भी चुका हूँ। और यहाँ देखिए इतनी सी स्पेस में आप इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग लिखोगे। देखो एक लाइन में सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड आया, गलत है ये। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी होगी। अगर आपको लाइन खींचने का इतना ही शौक है, छोटी सी लाइन खींचिए, इतनी बड़ी मार्जिन की लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अवॉइड करिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं बोलूँ, हाँ, ओवर राइटिंग को अवॉइड करिए। ओवर राइटिंग, पहले आपने एक वर्ड लिखा, पहले आपने मान लीजिए एक वर्ड लिखा लाइक निगोशिएबल लिखा, फिर आपको लगा नहीं यार ये निगोशिएबल तो गलत हो गया, फिर आपने इसी को काटा, फिर इसी को काटने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र लिख दिया। ये गलत है बच्चे, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। जनरली होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे यू आर कन्फ्यूज्ड इन राइटिंग योर आंसर। ऐसा टीचर को लगता है कि आप कन्फ्यूज थे, इसी वजह से आपने पहले कुछ और लिखा, फिर कट करके फिर कुछ और लिखा। इसका मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर। ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल थिंकिंग समझ में आती है एक टीचर को कि बच्चा क्या कर रहा था आंसर लिखते समय। इस चीज़ को अवॉइड करिए। फिर दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो और यहाँ पे आपने ऐसे एरो बना दिया और यहाँ कुछ लिखने लग गए, इसको भी अवॉइड करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपसे हो जाए, जेन्युइनली भी कभी कभी हो जाता है कि हम पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसके बाद हमको लगता है यार एक आधा वर्ड रह गया। लिख तो दो, बट कोशिश करो अवॉइड करो, ऐसा ना करो, सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखो। कोशिश ये भी करो कि लेंदी ना लिखो। ये आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं हैं, ये आपके बीकॉम वाले एग्जाम्स नहीं हैं कि पन्ने भर कर आओगे तो मार्क्स मिलेंगे। पन्ने भरने से बच्चे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। आप टू द पॉइंट आंसर लिख कर आइए, अच्छे से प्रेजेंट करके आइए आंसर को। लेंदी लिखने से अगर आपको लगता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 4 पेज में लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। आप अगर बच्चा कभी कभी ये भी पूछता है कि सर हमको लेंथ बता दो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो क्या लेंथ होनी चाहिए। बच्चे देखो, लेंथ एज सच कोई इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब नहीं की है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 1 पेज का आंसर होना चाहिए, 6 मार्क्स का हो तो 2 पेज का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ऐसा बहुत बार देखा गया है, हम लोग भी जब कॉपीज चेक करते हैं तो ऐसा इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। जनरली जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 पेज इज इनफ, आप 1 पेज में उसका आंसर लिख सकते हो। टिल द टाइम हो सकता है कि क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया जाए तो आप बढ़ा भी सकते हो, बट मेरे को लगता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 पेज का आंसर इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करो 1.5 पेज, मतलब 1.5 पेज से लेकर 2 पेज में अपने आंसर को कंप्लीट करो। और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैक्स टू मैक्स 2.5 पेज और 3 पेजेस। इससे ज़्यादा अगर लोगे ना तो आपका पेपर छूटेगा। ध्यान रखो, आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। बच्चे, पेपर छूटा मतलब आपने पूरी तरीके से अपने मार्क्स को खो दिया, पूरा खो दिया, कुछ लिख कर ही नहीं आए, आते हुए भी छोड़ा है। तो पता लगा एक आंसर को लिखने के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन छूट गए, तो एक आंसर को इतना लंबा लिख दिया, बाकी क्वेश्चन छूट गए, क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं हुआ। आधा 1 मार्क्स ऊपर मिल जाएगा, उधर 4-5 मार्क्स का पेपर छूट जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। तो पहली टिप हमारी हो गई, क्वेश्चन को सीरियल ऑर्डर में लिखना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, सीरियल ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है 2 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करना है 4 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करना है 6 करो। लेकिन जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें जितने भी सब क्वेश्चन होंगे उनको सीरीज में करना है, उनको ऊपर नीचे नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर चीज मैंने आपको बोली, जो राइट साइड में राइट मार्जिन आप खींच कर आते हो स्केल से, बहुत छोटी सी खींचिए। अगर खींचनी नहीं भी खींचनी तो कोई बात नहीं, ना खींचो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन बड़ी बड़ी मार्जिन जैसे मैंने आपको दिखाई, इतनी लंबी चौड़ी चौड़ी मार्जिन नहीं खींच कर आनी। उसके बाद मैंने आपको बोला ओवर राइटिंग अवॉइड करिए, लेंदी क्वेश्चंस अवॉइड करिए, लेंदी आंसर्स को ना लिखिए, आंसर को टू द पॉइंट मार्क करके आइए। लेकिन इतना छोटा भी ना लिखिएगा कि पता लगा 2-4 लाइन में आपने आंसर कंप्लीट कर दिया और 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप 2-3 लाइन में ही उसको एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दे रहे हो, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना कि पेपर छूट जाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, लॉ के पेपर में जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में हम यही बोलते हैं कि सीएस में तो है ही मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स लॉ के रिगार्डिंग। टैक्स में, लॉ में जनरली ध्यान दीजिएगा, गलत सेक्शंस कोट ना करके आइएगा। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव के टैक्स के बच्चे हैं उनका तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो उनको तो ये प्रॉब्लम होने नहीं वाली टैक्स में एटलीस्ट। अगर मैं फाइनल प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम की बात करूं तो टैक्स का सब्जेक्टिव पेपर है, गलत सेक्शन कोट करके ना आइए। अगर आपको सेक्शन नहीं आता ना लिखिए, लेकिन अगर इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर सेक्शन तो ही लिख कर आना। गलत सेक्शन बच्चे बिल्कुल कोट ना करना। सेक्शंस जब आप लिखते हो ना तो टीचर की सबसे पहले नज़र उसी पे जाती है, और अगर आपने गलत सेक्शन लिखा होगा टीचर का मन खराब हो जाता है। बच्चे देखो, ये ह्यूमन जजमेंट है, हर टीचर पता नहीं किस मूड में बैठा है, कौन सा टीचर आपकी कॉपी में क्या देखना चाहता है, यू नेवर नो। इसलिए हम उसको जितनी कम से कम गलतियां दिखाएं उतना अच्छा है।
तो कोशिश करिए कि आप गलत सेक्शन कोट ना करिए। अगर आपको सेक्शन अच्छे से आता है तो ही लिखिएगा, नहीं तो ना लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन तो बच्चे बिल्कुल ना करो। जैसे हम लोग करते हैं क्या है बताएं, जब हमको लगता है यार हमारा आंसर बहुत छोटा हो गया, तो हम जो ऊपर लाइन लिखी होती है उसको बार बार रिपीट करते हैं। मतलब हम एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करते रहते हैं। नहीं करना बच्चे। एक बार एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है तो अगले पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ के बाद तीसरे पैराग्राफ में नहीं करना बच्चे रिपीट। एक चीज़ जो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट सेम आंसर में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट बच्चे और आता है। बच्चा हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सर हम पैरा फॉर्म में लिखें, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, या हम पॉइंट्स में लिखें। बच्चे ध्यान दो, आप पॉइंट्स में आंसर नहीं दे सकते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पॉइंट्स में देने बनते हैं, लाइक एडवांटेजेस पूछ लिए, डिसएडवांटेजेस पूछ लिए, फीचर्स पूछ लिए, उनको आप लिखिए पॉइंट में, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन जब केस स्टडीज़ आती हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ फॉर्म में दीजिए, सिस्टमैटिक लगता है। एक प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स में फॉर्मल वे ऑफ आंसरिंग पैराग्राफ फॉर्म में ही होती है। पॉइंट्स में आंसर देना बिल्कुल भी नहीं सही है, प्रोफेशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पॉइंट्स को अवॉइड करिए, बट किसी क्वेश्चन में अगर पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर ज़्यादा बेटर प्रेजेंट हो सकता है तो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए कि आपको पॉइंट्स में लिखना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला, फीचर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, उनको लिखना है तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे क्वेश्चन पूछता है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सर इनको कैसे करना है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या टेबुलर फॉर्म में करें, मतलब टेबल बना के करें, ऐसे टी शेप टेबल बना दे, या फिर सर हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। फिर हमसे बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछता है, सर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन डालें कि ना डालें। अब ध्यान से समझो बच्चे, जो डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सच एंड सच थिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सच एंड सच थिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन। कभी कभी लिखा होता है कंपैरिजन बिटवीन। अगर मैं अपने प्रोफेशनल लेवल की बात करूं तो जनरली आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख कर ही आएगा क्वेश्चन में। इन तीनों में डिफरेंस है। जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब टीचर आपसे खाली टी शेप में 2 चीजों का कंपैरिजन चाहता है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं चाहता। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा हुआ है तो वो ऐसे ही टी शेप में आपसे आंसर चाहता है और साथ ही साथ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन भी चाहता है। वो बेसिस भी यहाँ पे जानना चाहता है कि किस पॉइंट के बेसिस पे आपने इसको डिस्टिंग्विश किया। तो इन दोनों में उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस में आया। डिफरेंस बिटवीन लिखा है तो आपसे जनरली नहीं पूछा जा रहा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों में डिस्टिंग्विश का पॉइंट होगा, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होगी, एक चीज। फिर जब कंपैरिजन बिटवीन आता है तो इसका मतलब आपसे आंसर टैबुलर फॉर्म में नहीं पूछा जा रहा, आपको बोला जा रहा है पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, लाइक दिस इज दिस वेयर एज दिस इज दिस। इसको ये बोलता है, लाइक पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट इधर लिखा, ट्रिब्यूनल इधर लिखा, टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन की फॉर्म में आया, कोर्ट लिखा, ट्रिब्यूनल लिखा, साथ में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन भी लिखा। कंपैरिजन आया तो कोर्ट इज दिस वेयर एज ट्रिब्यूनल इज दिस, पैराग्राफ फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट का भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी होगी कि आपको ये डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सर हमसे बच्चा कहता है कि सर क्या रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी है। बच्चे रटी रटाई लैंग्वेज लिख कर आओगे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। रटी रटाई लैंग्वेज से ना आपके ये नहीं पता लगता कि बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज है कि नहीं है। अगर आप रटी रटाई लैंग्वेज लिख कर आओगे तो दिस मीन्स कि आपको आता तो है लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो इस वजह से अवॉइड करिए क्या, रटी रटाई लैंग्वेज अवॉइड करिए। अपनी लैंग्वेज लिखिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में भावनाओं में ना बह जाइएगा। लेमैन लैंग्वेज ना लिख कर आइएगा कि पता लग गया बिल्कुल ही लेमैन, बिल्कुल नॉर्मल सी जनरल इंग्लिश लिख कर आ गए। नहीं, लेमैन लैंग्वेज ना लिखने का मतलब है अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स को फ्रेम करिए, बट टेक्निकल वर्ड्स को यूज करिए। टेक्निकल वर्ड्स को यूज करने का मतलब क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स आप यूज करोगे, वो टर्मिनोलॉजी आपकी टेक्निकल ही होनी चाहिए। मतलब अगर लॉ में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है तो उसका लीगल टर्म अगर है तो आप लीगल टर्म ही यूज करके आइए। आप जबरदस्ती उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना लिखिए। अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपका आंसर बहुत लेंदी होता चला जाएगा, जो ग्रेजुएशन में आपके साथ होता है। ग्रेजुएशन में तो ये फट्टे मार के आते हैं हम, जो मन में आता है फटाफट लिख कर आते हैं। नहीं करना यहाँ पे। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपकी टर्मिनोलॉजी इंप्रूव होएगी। प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों के साथ होती है जो 1 या 2 बार पढ़कर जाते हैं। अगर आपने 2 से 3 4 बार भी अगर थॉरो रीडिंग दी है, थॉरो रीडिंग का मतलब बिल्कुल प्रॉपर्ली एक वर्ड को अच्छे से समझा है और पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है, पढ़ा है, तो आपको वो वर्ड एग्जाम में ध्यान आएगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा दिमाग इतना सड़ा हुआ नहीं है कि हम लोगों को कुछ वर्ड याद नहीं रहेंगे। ऐसा में भी आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप 8-9 सब्जेक्ट एक साथ दे रहे हो, तो आपको लग रहा हो कि मैं ये सब्जेक्ट भूल गया, वो सब्जेक्ट भूल गया, आज ये पढ़ रहा हूँ तो ये याद है, दूसरा भूल गया, आज यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा हूँ तो टैक्स भूल गया, टैक्स पढ़ रहा हूँ तो कंपनी लॉ भूल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, लेकिन उसको बहुत थॉरो रीडिंग दीजिएगा। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बुक पढ़ने से थॉरो रीडिंग नहीं होगी। अवॉइड करिए इस चीज़ को। लेमैन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेमैन नहीं होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, टेक्निकल ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेट करिए। सर प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसको पहले करिए, बहुत अच्छे से आता है पहले करिए। बच्चा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कब, पहला क्वेश्चन तो बहुत सुंदर सुंदर, ओहो हो एकदम ज़बरदस्त राइटिंग में लिख कर आता है, आखिरी क्वेश्चन में आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। होता क्या है ना, स्टार्टिंग में हमारी कॉपी इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल होती है, ये साफ़ सुथरी राइटिंग धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से सजा सजा के लिख कर आते हैं। आखिरी में पेपर छूट रहा होता है और फटाफट अपनी असलियत सामने लेकर आते हैं और ज़बरदस्त राइटिंग लिख कर आते हैं। बच्चे थोड़ा कोशिश करो, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करो। मैंने मॉक पेपर्स दिए हुए हैं आपको, नहीं हो आप हमसे ज़रूर लीजिए। सब्जेक्ट्स के मॉक पेपर को अटेम्प्ट करिए, थोड़े क्वेश्चंस लिख कर देखिए, टाइमिंग देखिए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है। आपको देखो, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना अपनी कमजोरी समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, वीक पॉइंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम सच में वीक हैं। वीक पॉइंट होने का मतलब है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको पता है आपको किस वीक पॉइंट पे मेहनत करनी है। वो पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता उनका वीक पॉइंट क्या है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। अगर आपको वीक पॉइंट पता है, आप उसमें मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमको पता ही नहीं सर मेरा वीक पॉइंट क्या है, अब ये तो और प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन है। इसीलिए कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड स्लो है, एक टाइम सेट करके चलो कि इतनी देर में मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करना है, थोड़ा कम लिखना है बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बच्चे 15-20 मार्क्स का पेपर छोड़ आओगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस चीज़ को समझो, पेपर छोड़ना इट्स लाइक कि आपने तो समझ लो आधी जंग तो ऐसी छोड़ दी। 70-80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए, 100 मार्क्स का पेपर तक नहीं अटेम्प्ट करके आए, आते हुए नहीं करके आए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर राइटिंग स्पीड। अवॉइड इट। ठीक ठीक राइटिंग लिखिए। राइटिंग, अच्छा बच्चा कहता है सर राइटिंग क्या बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बच्चे राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो पढ़ने में आए, लेजिबल होनी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इन सब चीज़ों के, सब चीज़ों के एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि बताए बच्चा कभी कभी वर्ड्स लिखते समय इतनी जल्दी फ्लो में आ जाता है कि वो वर्ड की मीनिंग, मतलब वो वर्ड की स्पेलिंग ही पूरी तरीके से गलत कर देता है। वर्ड्स की अल्फाबेट्स की डिजाइनिंग इस तरीके से कर देता है कि वर्ड समझ में नहीं आता पढ़ने में है क्या। आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि आपका फॉन्ट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट राइटिंग होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आए ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे सर, डोंट डेकोरेट योर आंसर शीट। आप बच्चे यहाँ पे कोई आर्ट का पेपर देने नहीं आए हो, आपको यहाँ पे डेकोरेशंस नहीं करनी, फूल पत्ती बनाकर नहीं आनी। फूल पत्ती बनाने का मतलब बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं देनी। फोकस करिए आंसर पे, आंसर की क्वालिटी पे, डिज़ाइनिंग पे फोकस ना करिए। आप यहाँ पे सर्कल बना के, स्क्वायर बॉक्स बना के ये सब नहीं करने आए हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हो, ये सब बिल्कुल नहीं करना। डायग्राम्स को अवॉइड करिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बनाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ ना बनाइए। फ्लो चार्ट आ जाता है, लाइक आईटी के पेपर में ओल्ड सिलेबस वालों में फ्लो चार्ट आता था। फ्लो चार्ट बनाना है वहाँ पे आपको बनाना है, जब आपको वहाँ पे बॉक्स बनाने हैं तो बॉक्स बना कर आइए, वहाँ जरूरी है। बट जहाँ जरूरी नहीं है, ज़बरदस्ती आंसर्स के बीच में डायग्राम ना डालिएगा। ये आपके फिर अगेन ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं है। ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो बच्चा वो ब्लैक स्केच पेन भी लेके जाता है। बच्चे जितना ज़्यादा ये डेकोरेशन में टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपका पेपर छूटने की। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है, हाईलाइट करिए, लिखिए उसको पेंसिल से, मतलब या आप अपने स्केल से अपने पेन के साथ उसको अंडरलाइन कर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको कलरफुल पेन यूज़ करने से साफ मना करता है। एक पेन लेके जाइए, ब्लैक ब्लू लेके जाइए, यूज़ करिए, ब्लैक से क्वेश्चन लिखिए, ब्लू से आंसर लिखिए, चलेगा। अवॉइड करिए जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन से लिखिए, बॉल पेन से लिखिए, बिल्कुल प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग आएगी, अच्छी राइटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे, हाँ सर कैप्शंस का क्या करें। बच्चे अगर क्वेश्चन में कैप्शंस देने हैं जरूर दीजिए कैप्शंस। कैप्शंस बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फीचर्स पूछ रहा है, कोई स्कोप पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कैप्शंस लिखोगे तो आपका आंसर हाईलाइट हो जाता है। कैप्शंस को यूज़ करिए, लेकिन कैप्शंस को सजाइए नहीं। यूज़ करिए, दिखना चाहिए, अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक से कैप्शन लिखिए, ब्लू से आंसर लिख लीजिए, चलेगा। ठीक है, फिर सर डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब ध्यान से, अगर मैं इन सब चीज़ों को क्लब करूँ, तो अगर मैं क्लब करूँ तो मैं ये सारी जो टिप्स मैंने आपको जो बताई हैं, अगर मैं एक जगह आपको क्लब करके दूँ
तो ये टिप नंबर 1 पहली चीज ध्यान से देखिएगा, सीरियल ऑर्डर ऑफ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा उसके जितने भी पार्ट हों उनको सीरीज ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक है। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, नया क्वेश्चन नए पेज से, एक ही पेज में सारे आंसर नहीं लिखने। थर्ड नंबर, अवॉइड मार्जिन ऑन राइट साइड। राइट साइड में मार्जिन खींचनी हो, बहुत ही पसंद हो तो खींचिएगा, लेकिन छोटी खींचिएगा, बहुत चौड़ी, उसकी विड्थ कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड ओवर राइटिंग। ये मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए थे आपके लिए, तभी मैं आपको यहाँ पे सब लिख के दिखा रहा हूँ। अवॉइड ओवर राइटिंग एंड अवॉइड बिग स्टेटमेंट्स। बड़े बड़े स्टेटमेंट लेमैन लैंग्वेज में ना लिखिए, टेक्निकल वर्ड्स लिखिए। बड़े स्टेटमेंट को 1 या 2 वर्ड्स में स्क्वीज करिए। स्क्वीज करने का मतलब होता है जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड के आपको वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन करके आते हो, और एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के चक्कर में 2 लाइनें लिखाते हो। अगर वो वर्ड ध्यान रहेगा तो वो 2 लाइनें बच जाएंगी, टाइम बचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिफ्थ नंबर, रॉन्ग सेक्शंस टू बी अवॉइडेड। गलत सेक्शन तो बिल्कुल लिख कर ना आइए, रॉन्ग सेक्शंस टू बी अवॉइडेड, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन, एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करिए। एक ही आंसर में पता लगा एक ही चीज पूरे पेज में एक्सप्लेन करके आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करो। टिप नंबर 7, सेट प्रायोरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। कौन सा पहला क्वेश्चन करना है ये आपको डिसाइड करना है, ये कोई डिसाइड करके आपको नहीं बताएगा। आपको देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीके से आता है, किसका आंसर आप बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। देन आगे आया, हाँ, डोंट डेकोरेट योर आंसर शीट। अपनी आंसर शीट को डेकोरेट नहीं करना। आपने अपनी आंसर शीट को बच्चे डेकोरेट नहीं करना। आपके आर्ट का पेपर नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, लॉ के एग्जाम्स हैं, अच्छे से करिए। कैप्शंस टू बी हाईलाइटेड, कैप्शंस यूज करिए, उनको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने का मतलब हाइलाइटर लेके जाएं, नहीं बच्चे हाइलाइटर लेके नहीं जाना, पेन चेंज कर लीजिए, ब्लैक से कर दीजिए। डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन में को आपके एग्जाम में डिस्टिंग्विश ज़्यादा आते हैं, तो अच्छा 3 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आ रहा है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का आ रहा है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट, इतना ध्यान रखेगा। 4 मार्क्स का आ रहा है, आप जबरदस्ती 6 पॉइंट लिख कर आ रहे हो, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जब डिफरेंस बिटवीन वाला आपके पास क्वेश्चन आता है ना, या डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला, बच्चे जो हम ये लिख कर आते हैं ना, स्कोप, इट इज वाइडर इन स्कोप, इट इज नैरोवर इन स्कोप, इट इज ब्रॉडर इन स्कोप, ये कोई डिफरेंस नहीं है। अवॉइड, टोटली अवॉइड, बिल्कुल इरिटेटिंग हो जाता है। प्रोफेशनल लेवल के पेपर दे रहे हो और इट इज वाइडर इन स्कोप, इट इज नैरोवर इन स्कोप, अवॉइड करो इसको। एग्जाम्पल्स डिफरेंस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अगर आपसे पॉइंट बन ही नहीं रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आंसर लिखना है, तो भले यूज कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बिल्कुल ही यूज ना करना, जब कुछ ना रास्ता बचे तो यूज कर लेना, वैसे अवॉइड करना, ठीक है। हाँ, ये बहुत ध्यान देना, बच्चा ये जनरली बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है। इट इज नैरोर इन स्कोप, इट इज वाइडर इन स्कोप, और सोचता है ओह वाओ कितना बढ़िया आंसर लिखा मैंने, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। अवॉइड पॉइंट्स, पॉइंट्स में आंसर लिखना कम करिए, पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए? पैराग्राफ फॉर्म में, बेस्ट है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बच्चे MCQ बेस्ड क्वेश्चन वालों के लिए ध्यान रखिएगा, भावनाओं में ना बहिएगा। एग्जीक्यूटिव के बच्चे, प्रॉब्लम बताएं आपके साथ सबसे बड़ी बस यही होती है कि हम भावनाओं में बह के हमको लगता है कि यार हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाए। नहीं बच्चे, निगेटिव मार्किंग है थोड़ा सा, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके 65 to 70 क्वेश्चंस वन गो का मतलब पहली बार में लग गए हैं, तो बच्चे 70 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए हैं, 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप अभी इन पे टिक नहीं लगा के आए हो। इनको अच्छे से पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद देखिए कि इन क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर लगभग आते हैं, बट यू आर नॉट 100% श्योर। 3-4 क्वेश्चंस को आप तुक्का मार के आओगे। तुक्का मारने का मतलब आपको बहुत एक होता है ना, एक गट फीलिंग कहती है, एक इंट्यूशंस आता है कि यार यही लग रहा है, लगा आना। बट ऐसे इंट्यूशंस, अपने दिल पे भरोसा सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस पे करना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ना आना बच्चे, बिल्कुल ना आना। तुम सोचो हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और हमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं होना। आप जितने आंसर्स आते हैं अच्छे से उतने को करिए, छोड़ना सीखिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन को छोड़ना आपका एक सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, इफ़ यू आर नॉट नोइंग अबाउट दी आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको रुला देगी। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा।
जिन बच्चों के ओपन बुक एग्जामिनेशंस हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशंस मींस फाइनल वालों के, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी की स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपका ऑप्शनल पेपर आएगा। बच्चे ध्यान देना, आपको भी भावनाओं में नहीं बहना है। होता पता है क्या, कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि ये इस पर्टिकुलर पेज में, बुक्स तो अलाउड है, आप अपने नोट्स लेके जा सकते हो। हम भावनाओं में बह जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो यही है, लाओ इसको लिखने बैठे, लाओ ये भी लिख दे, लाओ ये वाला पैराग्राफ भी लिख दे, लाओ ये वाला भी लिख दे। अरे बेटे और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस भी तो अटेम्प्ट करने हैं। खाली एक ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसी को थोड़ा ना लिख कर आना है। छपी छपाई लैंग्वेज ना लिखिएगा, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आइएगा। ये वो सेकेंड थर्ड क्लास वाले अनसीन पैसेजेस नहीं है कि ऊपर से देखा और नीचे लिख दिया। थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करिएगा, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करिएगा, अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज को इंप्रूव करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंसर शीट्स दिखाने जा रहा हूँ जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा जल्दी गलतियां करता है, आपको अवॉइड करना है। देखो ये एक बच्चे की आंसर शीट है और इसका पहला पेज है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट पेज पे ही। ध्यान से आंसर नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर देखो। अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक लिखा है, लेकिन 204 कैसे लिखा हुआ है इस चीज़ को समझिए। फिर लिखा विद रूल, पहले लिखने जा रहे थे रूल 8, फिर लिखने जा रहे थे रूल 8A, दोनों को काट के 9 लिख दिया। 9 तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, देखो 9 कहाँ लिखा है, कौन ढूंढेगा ये 9 को, दिक्कत है, दिक्कत है, अवॉइड करिए, साफ साफ लिख कर आइए, पता लगना चाहिए। आपने इतना बढ़िया रूल लिखा है, आपने, आपको रूल नंबर याद है और आपने इतना छोटा लिखा है कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले पेज में ऐसी गलतियां ना करिए। ये देखिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, पब्लिक को अलग से ऐड किया गया। फिर उसके बाद देखो ₹50 CR देखो जरा, यहाँ पे देखो पब्लिक कंपनीज अलग से ऐड किया गया। CR देखो जरा, 250 CR, अवॉइड करो बच्चे। ये जो ऐसे कटिंग की है पहले पेज में तो कटिंग नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2-4 पेजेस तो बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे यार आप साफ सुथरा आंसर लिख कर आते हो। फिर भी बच्चे, एग्जामिनर ने आपको 5 में से 4 मार्क्स दिए हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ आपको मार्क्स दिए गए हैं, बहुत लीनियंसी बरताई गई है आपके साथ। ऐसी गलतियाँ ना करिए, नहीं तो हर बार हर किसी बच्चे को 4-4 मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये राइटिंग का साइज़ बिल्कुल ठीक है, देखिए राइटिंग का साइज़ मतलब छोटे छोटे वर्ड लिखे, सही लिखा है। यहाँ राइट साइड मार्जिन भी नहीं लिखी, सही है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे बच्चे की कॉपी आती है और दूसरे बच्चे की कॉपी में राइट साइड पे मार्जिन देखिए क्या भयंकर मार्जिन लिखी हुई है। इतनी बड़ी मार्जिन बच्चे आपने नहीं लगानी, ये इतनी बड़ी मार्जिन आपने नहीं रखनी, छोटी सी मार्जिन रखिए। इतने बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स को यूज़ ना करिए, कोशिश करिए अपनी राइटिंग को थोड़ा छोटा बनाइए, मतलब एक लाइन में ज़्यादा वर्ड्स आने चाहिए। इससे होता क्या है, आपकी कॉपी ज़्यादा बढ़ती है लेकिन आंसर का कंटेंट इतना नहीं आता। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ये कटा हुआ है, ये चीज़ें अवॉइड करिए, है ना, ऐसे नहीं काटना आपको, कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें ना काटें। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है, इस बच्चे ने अंडरलाइन किया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट शैल बी द डॉक्यूमेंट विच इज चार्जेबल विद हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी। वो हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी को अंडरलाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप भी अंडरलाइन करिए लेकिन ऐसे ना करिए बच्चे, या तो अलग पेन यूज़ कर लीजिए या फिर प्रॉपर स्केल से साफ सुथरी तरीके से ऐसे अंडरलाइन करके आइए। इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है, कटिंग वटिंग थोड़ी अवॉइड करिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको आपके ना हाँ, ड्राफ्टिंग के पेपर में, कंपनी लॉ के पेपर में जहाँ पे चीज़ें ड्राफ्ट करने को आती हैं, एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएंगे। ये ड्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक रेजोल्यूशन यहाँ पे बोला गया है, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को आया है। और देखिए जनरल मीटिंग है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, OR पास हो रहा है। देखो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, रिजॉल्व दैट परसेंट टू सेक्शन 149, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 149 सेक्शन रेफर किया है। मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर एक्स को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइजेशन दी गई है कि फॉर्म DIR 12 फाइल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म नहीं लिखा, फॉर्म नहीं लिखा। with the registrar of companies within 30 days of passing the resolution and shall take all steps necessary under the provision of Companies Act। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन तो नहीं कहूँगा मैं लिखी है कि ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए 2 मार्क्स मिले। इसको अवॉइड करिए, 8 मार्क्स तो पूरे क्वेश्चन का है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको उसने 2 मार्क्स दिए हैं, ठीक दिए हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोलें कि हम इस सेक्शन के बेसिस पे ही हमको मार्क्स मिल जाएंगे, फॉर्म लिखने के बेसिस पे ही मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा ड्राफ्टिंग अच्छे से लिखनी होगी, है ना, प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर स्टेटमेंट फ्रेम करना होगा। और सेम उसी बच्चे ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, बोर्ड मीटिंग का अगला ही क्वेश्चन, यहाँ देखो सेक्शन नहीं लिखा, लिखा रेलेवेंट सेक्शन। अब ऊपर आपने लिखा था सेक्शन, टीचर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तुरंत उसके जस्ट बाद दूसरा क्वेश्चन आया, आपने सेक्शन नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे।
फिर जो ये स्टेटमेंट लिखी ना, द कंपनी शैल क्रिएट अ चार्ज ऑन ऑल इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। देन उसके बाद चार्ज क्रिएट करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होगा, नहीं लिखा। मतलब ऊपर आपने सेक्शंस कोड किए थे, फॉर्म नंबर नोट किया था, नीचे आपने नहीं किया, मार्क्स तो कैसे ही मिलेंगे। टीचर ने आपको, देखिए एग्जामिनर ने आपको 0 मार्क्स दिए। तो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने सही तरीके से लिखा होगा आपको मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट इतना भी जालिम नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स देगा, लेकिन जहाँ सही होगा वहाँ देगा। अब जैसे ये केस स्टडी देखिए, 4 लाइन में आपने केस स्टडी का आंसर प्रेजेंट किया, मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपने जो मर्जी लिखा। थोड़ा तो एक्सप्लेन करो। केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उनको जरा देखो और देखो आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ना। अब यहाँ पे जैसे लिखा द एक्ट ऑफ MNP टू अपॉइंट रमेश CA चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो ना, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि फैक्ट्स क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं, कंक्लूजन क्या निकल कर आया। एक ही जगह सब कुछ मिक्स कर देंगे, गलत होगा। फिर देखो यहाँ पे सेक्शन नहीं लिखा, एज पर्सन टू द रेलेवेंट सेक्शन। एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगे तो फिर भी एक बात को मैं कह सकता हूँ कि एग्जामिनर आपके सेक्शंस की नहीं लिखोगे तो आपको फिर भी मार्क्स देगा। प्रोफेशनल लेवल पे आपको सेक्शन लिख कर आना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, देखो ये बात बनती है, लिख कर आना है तो सच में लिख कर आना है। फिर यहाँ पे जैसे लिखा है रिलेटिव वर्ड, देखिए कैसे लिखा हुआ है। पर्सन वर्ड देखिए कैसे लिखा हुआ है। पढ़ने में नहीं आएगा बच्चे, पढ़ने में ही नहीं आएगा। जब पढ़ने में नहीं आएगा आपको मार्क्स कैसे देगा कोई। स्टेटमेंट की फ्रेमिंग, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना उसका मीनिंग निकल कर आना चाहिए। अगर मीनिंग ही नहीं निकल कर आ रहा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो 0 मार्क्स। इंस्टीट्यूट आपको जबरदस्ती के मार्क्स नहीं देने वाला। ये क्वेश्चन एक देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। ये देखो जरा, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव का है और एग्जीक्यूटिव में पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप सीधे देखो, पहली बात तो ये 1 2 3 आप लिख रहे थे, यहाँ पे काट दिया। फिर देखो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन चेक था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन चेक, क्योंकि चेक के ऊपर IT एक्ट एप्लीकेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चेक की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रस्ट डीड अंडर ट्रस्ट एक्ट, सेल डीड, विल कुछ लिखा ही नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी है नहीं, विल के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लिखा नहीं हुआ, सेल डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, लिखा नहीं हुआ, आंसर किसके रिगार्डिंग है पता नहीं, फिर भी बेचारे ने 2 मार्क्स दे दिए। कितना अच्छा एग्जामिनर है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे, फिर भी 2 मार्क्स मिले। तो ऐसा नहीं है, आप इंस्टीट्यूट पे हमेशा नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देता। इंस्टीट्यूट आपको बहुत बार मार्क्स देता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट बेचारा परेशान हो जाता है, कोई टीचर को कॉपी चेक कर रहा होता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसको लगता है क्या लिखा हुआ बच्चे ने, इस वजह से बेचारा परेशान होकर कभी कभी किसी जेन्युइन क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स नहीं देता, और वो आप ही की गलती की वजह से। तो इस चीज़ को, इन चीज़ों को अवॉइड करिए बच्चे। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे कि आप ये गलतियां एग्जाम में ना कर आए। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके आंसर्स फ्रेमिंग में आपको अराइज होते होंगे वो आपके सॉल्व हुए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम में भी ये गलतियाँ नहीं करोगे, जिससे कि प्रॉपर आंसर फ्रेम करके आओगे, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान दो बच्चे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में जाते जाते बता दूं कि जब भी कोई आंसर लिखा करो ना, तो 1 या 2 लाइन में उस आंसर का स्टार्टिंग पैराग्राफ जरूर दिया करो। लाइक मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन आता है ऑडिटर के ऊपर, एक क्वेश्चन आता है एथिक्स में एंटी ब्राइबरी के ऊपर, तो क्या होता है ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एडवांटेजेस पूछे गए, तो किसके एडवांटेजेस लिखो 1 लाइन। आंसर को प्रेजेंट प्रॉपरली करो, सीधे आंसर लिखने ना बैठ जाओ। एडवांटेजेस पूछे, पॉइंट नंबर 1 एडवांटेज, नहीं, अवॉइड करिए। पहले एक आंसर को स्टार्टिंग दीजिए, 2 से 3 लाइन में उसको स्टार्टिंग दीजिए, उसके बाद आप अपना मेन कंटेंट लिखिए, तो एक प्रेजेंटेबल मैनर में ये आंसर दिखता है। तो बच्चे इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। दीज आर ऑल द टिप्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 5 दिन के बाद आपके एग्जाम्स है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छी तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करके आइएगा, बहुत अच्छे से मार्क्स सिक्योर करिए, यही हम लोग की कामना है, यही हम उम्मीद करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। पूरी वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको ये गलतियाँ वो भी ना करें, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स स्कोर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, बाय बाय, एंजॉय योर डे।